क्वेश्चन इज अबाउट नालसा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, NALSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में ये आया हुआ था। ये जो है ये हमारे DPSP का पार्ट पूरा करता है और वो क्या बोला गया है कि फ्री लीगल एड टू द पुअर दिया जाएगा, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पर फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन वर्ड यूज किया है। दूसरा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो पेट्रॉन इन चीफ होता है नालसा का। तीसरा, नालसा डिसबर्स करते हैं फंड एनजीओज के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए लीगल एड प्रोग्राम। अब ये देखो थर्ड ऑप्शन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, सेकंड ऑप्शन भी इंटरेस्टिंग है। सेकंड ऑप्शन में भी काफी अच्छा लिखा हुआ है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब चीफ कहलाएगा क्या नालसा का, तो नालसा का चीफ जज होगा क्या, क्या नालसा का चीफ जज होंगे क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। यस, वेरी गुड सृजिता, रजनी, कार्तिक। नालसा, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो देखिए नालसा जो है वो 1987 एक्ट के द्वारा बनाया गया था। मकसद है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखना थोड़ा सा ये ऑड है, वापस से मैं आपको बोलूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने वाली जो ये अथॉरिटी है उसके पेट्रॉन इन चीफ कहलाते हैं। थर्ड वन, नालसा डिसबर्स करते हैं फंड एनजीओज के लिए लीगल एड प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो लीगल एड प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है तो नालसा डिसबर्स करता है फंड। किसके लिए फंड डिसबर्स करता है? टू द एनजीओज, दे आर डिसबर्सिंग द फंड। ओके, तो नालसा कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस एक्ट 1987, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड ये ऑर्गेनाइज करते हैं लोक अदालत फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। पेट्रॉन इन चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। हर एक स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया गया है जो कि डायरेक्शन किसकी फॉलो करेंगे? नालसा के, और फ्री लीगल एड लोगों को प्रोवाइड करेंगे और लोक अदालत को कंडक्ट करेंगे। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो फिर वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, बट पेट्रॉन इन चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाएगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बनाया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उसको डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो हेड करता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी एप्लीकेंट होते हैं उसको देखेंगे, और पर्सन जिसके लिए लीगल एड प्रोवाइड करना है इज नॉट कॉल्ड अपॉन टू स्पेंड एनीथिंग ऑन द लिटिगेशन। तो सारी चीज़ों का सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो सभी चीज़ों के एक्सपेंसेस उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि काउंसलिंग को प्रोवाइड करना, काउंसलिंग के साथ उनकी जो फी होती हैं वो उनसे नहीं ली जाती हैं। कुल मिला के मकसद क्या है कि कोई भी गरीब इंसान है उसको उतना ही हक मिले जो कि एक अंबानी और अडानी को मिलता है। ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इन सबको हेड करने वाले कौन होंगे? तो सेंटर वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्टेट वाले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेड होगा वो वहां पर उसको हेड करता है। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, सभी को समझ में आया नालसा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट, मतलब पावर और जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का क्या होता है वो आपको बताना है। देखो ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले की तरह फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दबाजी में कोई भी आंसर ना दे इन क्वेश्चंस का। टेक योर टाइम, गिव द आंसर कामली। Try to answer this question. Consider the following with respect to the power and jurisdiction of a high court. High court have the power to decide constitutional validity of a law enacted by the parliament. मतलब हाई कोर्ट जो भी पार्लियामेंट कानून बनाता है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, पहला ऑप्शन, ठीक है। इसमें यह लिखा है कि हाई कोर्ट के पास अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने का कानून की। दूसरा, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है उन डिस्प्यूट्स पर, जैसे कि इलेक्शन ऑफ ए एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं उनके ऊपर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास होता है। इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है। ट्राई टू आंसर दिस। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राई टू आंसर दिस। अब देखिए, इसको पहले ऑप्शन को आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि मान के चलिए फार्म लॉ आया था, ठीक है। फार्म लॉ के लिए कौन लेकर आए थे? ये पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड दिस फार्म लॉ। तो फार्म लॉ के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश हुई थी अकेली? नहीं, हाई कोर्ट में भी जो है उसकी दलीलें पेश हो सकती हैं। सो हाई कोर्ट के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ ए लॉ को प्रोवाइड करने का जो है वो अधिकार होता है। अब सेकंड जो है, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पर पूछा है, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पर पूछा है कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। व्हाट इज दिस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि केवल हाई कोर्ट उनके ऊपर फैसले लेगा, उसके अलावा कोई और फैसले उनके ऊपर नहीं लिए जाएंगे। तो हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ द एमपी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंसर इज नो, क्योंकि एमपी के जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो इनके पास नहीं होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? श्रीजिता, मोहपात्रा, अल्पना, गेटिंग दिस पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ठीक है, डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है कि आपके एक गुनाह की सजा आपको एक बार मिलेगी, आपको दो बार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है डबल जियोपार्डी। ठीक है, अब डबल जियोपार्डी ये है आर्टिकल 20 में, नो एक्सपोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी, है ना, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तीन चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल 20 में बयां की गई हैं और ये हमारा एक क्या है, फंडामेंटल राइट होता है। वेरी गुड। देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा, 12 बजे आपका स्पेशल क्लास रहेगा रिलेटेड टू इकोनॉमी और आपके 4 बजे भी स्पेशल क्लास रहेगा, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इकोनॉमी एमसीक्यू। मकसद क्या है हमारा, अभी देखेंगे आप तो 120-125 एमसीक्यू जो है वो इकोनॉमी के सॉल्व हो चुके हैं और लगभग 110 प्लस एमसीक्यू हमने पॉलिटी के भी सॉल्व किए हुए हैं। तो आपका 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन जो है अब लगातार क्लास रहेंगे। 4 दिन आप हर दिन ये क्लासेस को देखेंगे। देन ऑन 19th 20 वी विल टेक ए ब्रेक।
थोड़ा सा फेस्टिवल है तो आप भी सेलिब्रेट करना, हम भी करेंगे। याद रखिएगा, देखो ये मार्च है, ठीक है, फिर आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई। तो इस महीने में पॉलिटी इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं, अप्रैल के मंथ में पॉलिटी एनवायरनमेंट और आईआर टारगेट करेंगे। देन इन द मंथ ऑफ मे वी विल नॉट टारगेट एनीथिंग, बस हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और उन क्वेश्चंस में आपको ये याद रखना है कि भाई 100 के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व एक साथ, मतलब अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आप 65 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो भी वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाली है, बच्चे ज़्यादा हैं। तो आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी क्या है? ए पर्सन कैनॉट बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक कोई इंसान को आप एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं कर सकते हैं एक गुनाह के लिए। दूसरा, ये अवेलेबल है बिफोर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें बोला गया है कि जुडिशियल अथॉरिटी की प्रोसीडिंग यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए डबल जियोपार्डी अवेलेबल है, बट क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स के लिए जियोपार्डी अवेलेबल होता है? तो आंसर इज नो। तो यहां पर जो आंसर रहेगा, आंसर विल बी वन ओनली। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 वो मैंडेट करता है कि पर्सन कैनॉट बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। जो भी प्रोटेक्शन होगा डबल जियोपार्डी में वो अवेलेबल होगा केवल प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल। ये जो है वो अवेलेबल नहीं होता है इन द प्रोसीडिंग बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर। तो आंसर क्या रहेगा? सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही होगा। जो बट ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है उसमें इट इज गिवन ओनली व्हेन द अक्यूज हैज नॉट ओनली बीन प्रोसिक्यूटेड बट पनिश हो गया है और वो प्रोसिक्यूट हुआ है सेकेंड टाइम फॉर द सेम ऑफेंस, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा ना कि 200 साल की सजा सुना दी, 400 साल की सजा सुना दी, क्योंकि वहां पर प्रोटेक्शन जो है वो सेकेंड प्रोसिक्यूशन में फॉर द सेम ऑफेंस वॉज वेदर एक्यूज और कन्विक्टेड इन द फर्स्ट ट्रायल दिया जाता है। ठीक है, तो जो वर्ड प्रोसिक्यूशन है वो हमारे यहाँ पर स्कोप लिमिट करता है अंडर द क्लॉज 20 क्लॉज 1। अगर कोई भी पनिशमेंट नहीं होता है फॉर एन ऑफेंस एज ए रिजल्ट ऑफ ए प्रोसिक्यूशन, आर्टिकल 20 हैज नो एप्लीकेशन एंड एन अपील अगेंस्ट एक्यूटल। ये प्रोवाइड किया जाता है प्रोसीजर इज इन ए सब्सटेंस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रोसिक्यूशन। तो आंसर क्या रहेगा? वन ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Try to answer this. With reference to Constituent Assembly, which of the following changes introduced by India Independence Act 1947? मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेस्पेक्ट में कौन कौन से चेंजेस जो है वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये एम्पावर करता है असेंबली को एब्रोगेट करने के लिए कोई भी लॉ जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया होते हैं। ये कन्फर करता है लेजिस्लेटिव पावर ओवर द असेंबली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। With reference to the Constituent Assembly, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या क्या चीज़ें जो हैं या फिर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये एम्पावर करते हैं असेंबली को एब्रोगेट करने के लिए कोई भी लॉ जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था जब वो भारत पर राज करते थे। दूसरा, ये लेजिस्लेटिव पावर को कन्फर करते हैं असेंबली के लिए। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग पावर। 1947 एक्ट में
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिला था क्या? सो दैट दे हैव आस्क्ड यू. यस, वेरी गुड. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. Try to answer this question. इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, देखिए 1773 से एक्ट बनना शुरू हुए. 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया. फिर 1793 में एक्ट आए. 1813, 1833, 1800 वी कैन से 58, 61, 93, नॉट 9, 19 नॉट 9, 19, फिर 35 और फिर 47. इस तरीके से पूरे जो है एक्ट हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, है ना. तो उसके रिगार्डिंग आपको सही स्टेटमेंट बताना है कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें क्या ये असेंबली को एम्पावर करते हैं कि कोई भी ब्रिटिश कानून बनाया गया है इन रिलेशन टू इंडिया वो ये खत्म कर सकता है. तो बिल्कुल सही बात है. असेंबली के पास पावर था कि ब्रिटिश कानून को कंटिन्यू करना या नहीं करना. इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दूसरा, ये लेजिस्लेटिव पावर कन्फर करता है असेंबली के ऊपर. जो हमारे असेंबली है उस असेंबली के ऊपर लेजिस्लेटिव पावर को यहाँ पर दिया जाता है. तो ये बात जो है वो भी सही हो जाती है. तो आंसर क्या होगा? दोनों जो है यहाँ पर स्टेटमेंट सही होते हैं. तो लेजिस्लेटिव पावर ओवर द असेंबली कन्फर किया गया है. तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 3 चेंजेस किए हैं ऑन द पोजीशन ऑफ द असेंबली. पहला, असेंबली एक फुली सॉवरेन बॉडी बनाया गया था कि कोई भी कानून बनाएगा ये अबॉलिश कर सकते हैं. दूसरा, असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया गया. 2 सेपरेट फंक्शंस असाइन किए गए असेंबली के लिए, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द कंट्री को इनेक्ट करने का पावर यहां पर दिया गया था. तो बोथ 1 एंड 2 यहां पर जो है वो सही आंसर आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, चलिए. अगेन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आपके 4 बजे और 12 बजे स्पेशल क्लासेस रहेंगे. दोनों क्लासेस जो हैं स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं. यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप. और जब आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप वहाँ से जो है क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं. ओके try to answer this. With reference to district judge, consider the following statement. District judge ओरिजिनल appellate jurisdiction दोनों सिविल में और क्रिमिनल मैटर में पोसेस करता है. डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर होता है दोनों चीज़ों में पोसेस करना. क्या? एपेलेट जुरिस्डिक्शन. एपेलेट मतलब कि अपील करने वाला जुरिस्डिक्शन. ठीक है, सिविल में भी होता है और क्रिमिनल में भी होता है. दूसरा, इनके पास पावर है इंपोज करने के लिए कोई भी सेंटेंस, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट. तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर उनके पास पावर होता है इंपोज करने के लिए सेंटेंसेस में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर. मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी देने की सज़ा. तो ये दोनों सज़ा क्या है? डीजे कर सकता है. देखो, एक होता है एडीजे, ओके, और एक होते हैं डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज. ट्राई टू आंसर दिस.
देखो, जब हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं ना, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट पूरे स्टेट का हेड होता है। ओके, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास ओरिजिनल एंड अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन दोनों होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल मैटर वहाँ पर। इसके पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने का भी अधिकार है, यानी कि उम्र कैद, और इनके पास अधिकार है कैपिटल पनिशमेंट देने का भी। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, बोथ 1 and 2। डिस्ट्रिक्ट जज एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ये ओरिजिनल अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन सिविल और क्रिमिनल मैटर में प्रोसेस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज एक सेशन जज भी होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज एक सेशन जज भी होता है जब वो डील करता है सिविल केसेस में, और वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है जब वो क्रिमिनल केसेस में डील करता है, ठीक है। सेशन जज हैज़ द पावर टू पनिश लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि डेथ सेंटेंस। कैपिटल पनिशमेंट जो भी पास होगा इनके साथ, तो वो हाई कोर्ट उनको कंफर्म करेंगे अगर अपील हो या ना हो। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुनाया कि इसके लिए फांसी की सज़ा होगी, और वो आदमी जिसके लिए फैसला सुनाया गया उसने अपील हाई कोर्ट में करा हो या नहीं किया हो, तो भी हाई कोर्ट जो है एक बार अपील को रिव्यू करेगा कि हाँ, इसको सज़ा जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियन फ्रॉम द स्टेट, क्यों जरूरी है सेपरेट करना रिलीजियन को स्टेट से। देखिए, दो थ्योरी है, एक है गांधीयन थ्योरी और एक होती है मैकियावेलियन थ्योरी। गांधीयन थ्योरी जो है वो बोलते हैं कि रिलीजियन और स्टेट अलग अलग नहीं होना चाहिए, मगर मैकियावेली जो कि एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे, उनका ये मानना था कि रिलीजियन और पॉलिटिक्स दोनों सेपरेट होना चाहिए, रिलीजियन और पॉलिटिक्स कंबाइन यहां पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहला ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, वो ऑप्शन में यहां पर पूछा गया है आपसे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटेक्ट करना पीपल को किसी भी रिलीजियस वायलेंस से। तो क्या अगर हम स्टेट को रिलीजियन से अलग कर देंगे तो उससे वायलेंस हम बचा सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कन्वर्शन, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने की अनुमति जो है वो हमें यहां पर मिल जाती है। थर्ड ऑप्शन, टू एनेबल द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ ए कंट्री, यानी कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है कंट्री की, उसको यहां से जो है वो एनेबल करा जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट यू हैव टू आंसर हियर। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। हिंदी में क्वेश्चन मैं आपके लिए बताऊं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों धर्म जो है वो राज्य से अलग होना चाहिए। राज्य यानी कि गवर्नमेंट, सरकार, और यानी स्टेट जो है, धर्म और स्टेट दोनों अलग अलग क्यों होना चाहिए, तो उसके रीजन यहां पर दिए हैं। वेरी गुड, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Try to answer this question. Very good Apurvi, very good Mahek, Rajni, Alpna, Vani. See, अब देखो यहां पर बोला गया है सेपरेशन, तो क्वेश्चन में आप ये मत समझना कि ये तो गांधीयन फिलोसफी नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्यों डाला गया। क्वेश्चन डाला गया है तो आपको उसका जवाब देना है ना। पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस, यानी कि लोगों को किसी भी प्रकार के रिलीजियस वायलेंस से बचाने के लिए स्टेट और रिलीजन को अलग होना चाहिए। दूसरा, फ्रीडम होना चाहिए एक धर्म से दूसरे धर्म जाने के लिए। तो अगर जैसे आज मानेंगे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, अब पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो वहां पर धर्म परिवर्तन के लिए क्या है, साफ साफ संविधान में गाइडलाइन दी होगी कि भाई हमारे यहां पर धर्म परिवर्तन नहीं होगा। मगर जब स्टेट और रिलीजन अलग अलग रहेंगे तो फिर धर्म परिवर्तन जो है वो हो सकता है, और धर्म परिवर्तन यानी कि ये अपनी अनुमति है, यानी कि वो इंडिविजुअल की लिबर्टी है और वो हमारा एक फंडामेंटल राइट भी होता है। तो इसके कारण यानी कि सेपरेशन से इन चीजों में फायदा मिलता है। थर्ड वन, इससे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है हमारे देश की वो स्ट्रांग होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग बिल्कुल स्ट्रांग होता है। आज आप देखेंगे कि हिजाब इशू चल रहा है, आज आप देखेंगे तो कई सारे इश्यूज चलते हैं, तो उससे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है वो वीक हो जाती है।
एक पक्ष में जो है वो चुनाव चले जाते हैं, मगर धर्म और राज्य जब अलग अलग हो जाएंगे तो उससे जो है इन सब चीज़ों में बेनिफिट मिलता है। तो यहां से जो आंसर निकल कर आता है वो आंसर क्या रहेगा, 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर हियर। तो इंडिया अडॉप्टेड ए स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजियन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि धर्म और राज्य अलग होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल को अलाउ करता है। अब देखिए सेक्युलरिज्म भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन सेक्युलरिज्म। स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म जो है वो फ्रांस में होता है। फ्रांस में स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म कैसे होगा, तो वहां के जो लोग हैं, वहां पर जब कोई बच्चा स्कूल में जाएगा तो बच्चों की प्रॉपर ड्रेस होगी, वो कड़े नहीं पहनेंगे, वो पगड़ी नहीं लगा सकते हैं, वो किसी भी प्रकार की तौलिया नहीं ओढ़ सकते हैं। तो वहां पर स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म होता है। हमारे यहां पर इतना स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म नहीं है, बट हाँ वी कैन से कि इंडिया में सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट करता है। तो यस, इंडिया के अंदर जो है वो सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या हुआ, तो सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। इनको एम्ब्रेस करना है दूसरा रिलीजन, हैव टू फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। तो आंसर इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर हियर। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए ये एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नाज हिंदी रिटर्न क्वेश्चन जो है वो मेरा उसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज में थोड़ा सा फर्क रहता है ना, तो इसलिए हिंदी रिटर्न क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। In the context of the Constitution of India, the expression dignity of the individual is explicitly mentioned in। देखिए जो dignity of the individual है, ये जो शब्द है ये संविधान में कहां पर मेंशनड है वो आपको बताना है। क्या डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हमारे यहां पर प्रीएम्बल में मेंशनड है, क्या डीपीएसपी में है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखो अब ये बहुत बढ़िया रिवीजन हो रहा है इस क्वेश्चन से, दिमाग लगाओ, दिमाग को दौड़ाओ कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल आपने कहां पर पढ़ा हुआ है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया करो, आप एलिमिनेट करो। ठीक है, एलिमिनेट कैसे करोगे आप, देखो आप यहां पर ध्यान दो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर क्या हमने कभी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को भी पढ़ा है, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं पढ़ा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्यों नहीं पढ़ेंगे हम उसमें, क्योंकि डिग्निटी की बात हो रही है ना, और ड्यूटीज में तो हम उल्टा उनको क्या है सेवाएं दे रहे हैं, तो उससे डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के लिए क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें तो हमने कभी नहीं पढ़ा। देन डीपीएसपी की बात करेंगे तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो वहां पर हम डिग्निटी ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं करते, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो एज ए सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि एज ए इंडिविजुअल को प्रमोट करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जैसे जो शब्द है ना वो मेंशन नहीं है, बट हाँ इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यहां पर मिलता है। और प्रीएम्बल में जब हम बात करेंगे तो प्रीएम्बल के अंदर जो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, और प्रीएम्बल अश्योर करता है दो चीजें, एक होता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डीपीएसपी में नहीं है, ड्यूटीज में नहीं है। फंडामेंटल राइट जैसे कि वानी आप बोल रहे हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये रीअफर्म करता है सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में मेनका गांधी केस 1978 के अंदर, और ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। मैंने आपको बताया अभी कि ये जो चीज है ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है फंडामेंटल राइट के अंदर। दो फंडामेंटल राइट इज ऑल अबाउट डिग्निटी। हमने जब आर्टिकल फंडामेंटल राइट पढ़ा था, आर्टिकल 21 पढ़ा था, तो वहां पर मेनका गांधी केस जरूर पढ़ा था, और मेनका गांधी केस में क्या बताया था कि एनिमल लाइफ नहीं होती है इंसान की खुद की डिग्निटी होती है, इसलिए एनिमल एग्जिस्टेंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है। इसके बाद ही जो है उस रूलिंग के बाद निकला था कि आर्टिकल 21 में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल होगा, बट वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया था। गेटिंग दिस पॉइंट, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल विल बी द राइट आंसर हियर। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। ओके
समझ में आया सभी के लिए? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछेगा। इफ एनीवन हैज एनी डाउट देन अभी पूछिए, फिर अपन नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के रेफरेंस में हमें सही स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के रेफरेंस में। ओके, बोथ इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंक्शन ऑफ ए स्टेट, दोनों के दोनों स्टेट के फंक्शंस पर रुकावट डालते हैं। दूसरा, जब फंडामेंटल राइट होते हैं तो उनका मकसद होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और डीपीएसपी का मकसद होता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये सेम के सेम पैटर्न में पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो ये होते हैं क्या, फुल टॉस बॉल, और जब फुल टॉस बॉल आती है ना तो देखो आउट नहीं होना, इसमें बाउंड्री पे कैच पकड़ा के फुल टॉस बॉल का फायदा उठाओ। आजकल फुल टॉस यॉर्कर भी होती है ना, तो फुल टॉस यॉर्कर नहीं बनाना है, इसको फुल टॉस बॉल बनाना है, चाहे वो नो बॉल हो, कैसी भी बॉल हो, है ना। देखिए, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के रेफरेंस में सही स्टेटमेंट का जवाब आपको यहां पर देना है। ठीक है, दोनों इंपोज करते हैं रेस्ट्रिक्शंस फंक्शन ऑफ द स्टेट, आंसर इज नो। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं स्टेट के ऊपर, मगर डीपीएसपी जो होते हैं दे आर नॉट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट, दे आर द गाइडिंग फोर्स फॉर द स्टेट। व्हाट दे आर? सो दे आर द गाइडिंग फोर्स। डीपीएसपी जो होते हैं वो गाइडिंग फोर्स होते हैं स्टेट के लिए। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? दे आर पुटिंग द लिमिटेशन अपॉन द स्टेट। ओके, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब फंडामेंटल राइट होते हैं तो फंडामेंटल राइट प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को और डीपीएसपी जो है वो प्रमोट करते हैं सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर क्या हो गया? सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत होता है। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा 2 ओनली। फंडामेंटल राइट लीगल सैंक्शंस लगाते हैं और डीपीएसपी मोरल सैंक्शंस और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगाते हैं। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? सैंक्शन मतलब होता है जो अभी रशिया के ऊपर दूसरे देश लगा रहे हैं, मतलब कि रोक लगाते हैं। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अभी। ट्राई टू सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। Try to answer this. Consider the following statement with respect to the power of the Supreme Court. मतलब जो पावर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके रेस्पेक्ट में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, गलत। कौन से इनमें से 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि जो पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन ओरिजिनल एंड कंकरेंट विद द हाई कोर्ट। मतलब हिंदी में अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि पावर जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो डिसाइड करते हैं डिस्प्यूट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो ओरिजिनल होता है एंड इट इज कंकरेंट विद द हाई कोर्ट। क्या वो हाई कोर्ट के साथ मिलकर होता है या कंकरेंट होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की दोनों जगह अनुमति होती है? पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूपीएससी के मेंबर के ऊपर, वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर।
तो ये स्टेटमेंट है। थर्ड वन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है विथ रेस्पेक्ट टू द मैटर इन द यूनियन लिस्ट कैन बी एनलार्ज बाय द प्रेसिडेंट, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है यूनियन लिस्ट के अंदर, मैटर इन द यूनियन लिस्ट, वो बढ़ा सकते हैं प्रेसिडेंट अकेले। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग दैट यू हैव टू आंसर। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के पावर को बढ़ाना है और ये काम क्या प्रेसिडेंट अकेले कर देगा? अगर प्रेसिडेंट अकेले कर देगा तो फिर देश डेमोक्रेसी कभी ला ही नहीं सकते, देश के अंदर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास वैसे ही हमने कुछ पावर नहीं दिए और यहां पर इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को एनलार्ज कर सकता है प्रेसिडेंट, तो आंसर इज रॉन्ग। ओके, देन पहला स्टेटमेंट, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्प्यूट को अलाउ करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो ओरिजिनल है और वो हाई कोर्ट के साथ कंकरेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर और वो कंकरेंट नहीं होता है हाई कोर्ट के साथ, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गए। तो आंसर इसका क्या आ गया? सी आंसर इसका जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट की हम बात कर ले जो सही है, और वो क्या है कि जब यूपीएससी के किसी मेंबर के ऊपर इंक्वायरी बैठेगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, जब भी कोई इंक्वायरी के ऊपर निर्णय लेना होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट आपका सही होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ओरिजिनल है, नॉट कंकरेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है इन रेस्पेक्ट टू द यूनियन लिस्ट वो एनलार्ज हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? 1 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं डिस्प्यूट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उनके पास ओरिजिनल एक्सक्लूसिव फाइनल अथॉरिटी होता है। ये कंडक्ट बिहेवियर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी देते हैं और जो भी गिल्टी पाया जाएगा उसको प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया? बाइंडिंग हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है और पावर है ना इन मैटर ऑफ द यूनियन लिस्ट, वो एनलार्ज होता है पार्लियामेंट के द्वारा, और जुरिस्डिक्शन एंड पावर विद रेस्पेक्ट टू अदर मैटर वो एनलार्ज होता है स्पेशल एग्रीमेंट विद द सेंटर एंड द स्टेट। तो आंसर क्या है? 1 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी के रेफरेंस में सही स्टेटमेंट आपको बताना है। यस, अब हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो बिल्कुल बात सही है, बट ये बोलना कि चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट वो जरूरी नहीं होता है। और ये भी कहना गलत है कि नो रोल ऑफ ए हाई कोर्ट जज और ए स्टेट गवर्नमेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जजेस। ठीक है, try to answer this question. Consider the following statement with reference to the fundamental duties. Fundamental duties are non-statutory in nature. Fundamental duties जो है वो statutory nature भी नहीं है और ये बोल रहे हैं कि non-statutory in nature है। दूसरा है कि fundamental duties has been amended only once since their incorporation in the Constitution of India। मतलब जब से संविधान बना है उसके बाद से केवल फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार ही हमारे यहाँ पर अमेंड हुई हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने लिया हुआ है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आयरिश से नहीं लिया है, आपको थर्ड स्टेटमेंट गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ से लिया हुआ है हमने। कैन एनीवन टेल मी कि अगर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज को तो हमने कहाँ से लिया हुआ है? Try to answer this question. Very good. देखो, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट अपन गलत कर दो। आंसर करिए सभी लोग पहले तो। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल
इन नेचर, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अमेंड केवल एक बार हुआ है, 86 अमेंडमेंट एक्ट है, और उसके बाद अमेंडमेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो हमारा क्या है, सही है। तो 2 ओनली तो सही होगा, फर्स्ट जो है वो आपका गलत हो गया। तो फिर अपने 2 ऑप्शन बचते हैं। फिर जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है। कहाँ से, यूएसएसआर से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें हमने ऐड किया था। उसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट एक्ट से हमने जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ था। तो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 ऑफ द 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 हैं, और वो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं, एनफोर्सेबल नहीं होती हैं, और ना ही वो वी कैन से नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होती हैं। आइडिया क्या था इनको बनाने का, आइडिया ये था कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, अगर उनको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं तो उनको ड्यूटीज भी होनी चाहिए, मतलब दायित्व भी बनता है कुछ स्टेट के लिए। अभी तक कोई भी ऐसे मेजर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनाया है। जापान का जो संविधान है वो एक ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके पास लिस्ट ऑफ ड्यूटीज है सिटीजन्स को लेकर। सोशलिस्ट कंट्रीज जो होती हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस देती हैं ड्यूटीज को भी और राइट्स को भी। अब जितने सारे ये आप देखेंगे ना, ये सभी क्या है, लिबरल हैं। ओके, हम क्या है, सोशलिस्टिक हैं। हम क्यों हैं सोशलिस्टिक, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हुए थे यूएसएसआर से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स दोनों को हम जो है महत्व देते हैं। सो इट डिक्लेयर्स दैट सिटीजन के जो राइट्स होते हैं और फ्रीडम होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब कि दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज एंड द ऑब्लिगेशन हियर। तो आंसर क्या होगा, 21 का ए विल बी द राइट आंसर। गेटिंग दिस पॉइंट? सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आते हैं तो आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। दूसरी बात, आप देखेंगे तो आपकी 12 बजे और 4 बजे स्पेशल क्लासेस रहते हैं। स्पेशल क्लासेस क्या होते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है अनअकैडमी के ऐप पर। वहां पर आप जाके इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो टीजे लाइव कोड अप्लाई करना है, क्या करना है, टीजे लाइव कोड अप्लाई करके आप इन क्लासेस को देखेंगे तो आपके लिए ये जो सभी चीजें हैं वो मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा आपको, इन क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। यू कैन वॉच एनी नंबर ऑफ क्लासेस एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने भी मिनट के, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एंड वंस यू विल सेटिस्फाई तो आप टीजे लाइव कोड अप्लाई करके एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट लेके अनअकैडमी के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो वो तारकेश्वर जैन PSIR टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरे से डाउट्स पूछ सकता है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपका जो 12 बजे क्लास है उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 4 बजे क्लास है उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन है अपना, फीचर ऑफ ए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। क्या क्या फीचर्स होते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भारत के अंदर। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना आपस में, ठीक है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी कोर्ट के लिए बाइंडिंग होता है? देखो बाइंडिंग तो होता है, और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का पार्ट बनेगा, कह सकते हैं। दूसरा, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो क्या इसका इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम से कोई लेना देना है, क्योंकि ये देखो आर्टिकल 50 ऑफ द DPSP का पार्ट है। तीसरा, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू हियर अपील फ्रॉम ए लोअर कोर्ट, यानी कि जो छोटे कोर्ट होते हैं हाई कोर्ट से, उनके ऊपर पावर टू हियर द अपील होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट यू हैव टू आंसर। ट्राई टू आंसर दिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया? कौन से फीचर्स हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के भारत के अंदर? डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग, यस दिस इज ए पार्ट. पावर ऑफ ए हाई कोर्ट टू हियर अपील फ्रॉम ए लोअर कोर्ट, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. बट सेपरेशन करना जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, इससे कोई भी इंटीग्रेशन जो है वो हमें यहां पर साबित नहीं होता है. तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा सी, 1 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये हमारा एक डीपीएसपी का पार्ट है जो कि आर्टिकल 50 में हमें देखने को मिलता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू आंसर दिस एंड सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे. Which of the committee of a constituent assembly were chaired by जवाहरलाल नेहरू? कौन सी ऐसी कमिटी हैं जो चेयर करते हैं जवाहरलाल नेहरू? मतलब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो कौन कौन सी कमिटी को चेयर करते थे, हेड थे कौन कौन सी कमिटीज के? दैट यू हैव टू आंसर. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट, स्पेशल कमिटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो ये तीनों कमेटी में आपको लगेगा या तो इसमें अंबेडकर जी हैं या फिर इसमें आपको लगेगा कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं. बट आंसर कुछ और होगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लगेगा अंबेडकर जी हैं, नेगोशिएटिंग विद द स्टेट में आपको लगेगा वल्लभ भाई पटेल हैं. बट इन दोनों कमिटीज में जो है नेहरू जी जो थे वो इनको हेड करते थे. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी को जो है वो हमारे यहाँ पर नेहरू जी हेड नहीं करते थे. तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी सी. ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को सरदार पटेल हेड करते थे. बाकी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर जी थे. एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट, ये सरदार पटेल थे. अब देखिए यहां पर एडवाइजरी कमेटी में सरदार पटेल हैं, वैसे वीकेंड से जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसको देख रहे थे. प्रोसीजर कमेटी को देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद थे. स्टेट्स कमेटी की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू थे. स्टीयरिंग कमेटी की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे. तो आंसर क्या रहेगा? 1 and 3 विल बी द राइट आंसर. ठीक है, try to answer this now. Article 13. Article 13 is about what? Article 13 is about judicial review. Try to answer this. 25. Very good, Vishal. Try to answer this question, everyone.
विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको सही स्टेटमेंट यहां पर बताना है, ठीक है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट जितने भी लॉ होंगे जो कि इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट के साथ, वो इनवैलिड माने जाएंगे। सेकंड, जो लॉ का टर्म है वो इंक्लूड करते हैं लेजिस्लेटिव एंड नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट यू हैव टू आंसर। वेरी गुड वानी, कल्पना, रजनी, विशाल, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि जो भी कानून इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट से वो इनवॉइड होंगे। बिल्कुल सही बात है कि भाई आर्टिकल 13 इज ऑल अबाउट व्हाट, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 12 इज ऑल अबाउट व्हाट, स्टेट, है ना, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, जो टर्म है लॉ, उसमें लेजिस्लेटिव लॉ भी आएंगे और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ भी जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। यस विशाल, यू आर राइट, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर हियर। ओके, तो इसमें टेम्पररी लॉ, परमानेंट लॉ, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, बाय लॉ, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आता है। तो आपसे अगर यूपीएससी कोई भी ऐसा पूछ लेना कि भाई आर्टिकल 13 में क्या केवल फंडामेंटल राइट के जो चीजें रहेंगी उसको ही देखा जाएगा, यस, मगर फंडामेंटल राइट को अगर कोई भी चीज तोड़ेगी, वायलेट करेगी, चाहे वो टेम्पररी हो, परमानेंट हो, स्टैट्यूटरी हो, बाय हो, रूल्स रेगुलेशन, कोई भी चीज होगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो वो इनवैलिड यहां पर माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर हियर। क्लियर हो गई, क्लियर हो गया सभी को? चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Try to answer this. Which of the following DPSP represent the ideology of liberalism? कौन से ऐसे DPSP हैं जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को दर्शाते हैं? गांधीयन, लिबरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, 3 पार्ट में DPSP जो है वो डिवाइडेड है, मगर संविधान ने डिवाइड नहीं किया, ये हमने अलग से डिवाइड किया हुआ है। इसमें ये पूछा गया है कि लिबरलिज्म जो होता है वो लिबरलिज्म कौन सी आइडियोलॉजी है, और यहां पर जो 3 ऑप्शन है उसमें से कौन सी लिबरल आइडियोलॉजी है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चे को अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो क्या वो लिबरल आइडियोलॉजी में आएगा। दूसरा, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। फिर आता है एनकरेजिंग सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। देखो भाई, जब हम बात करते हैं ना एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव से पब्लिक सर्विसेज में, तो ये सोशलिज्म आता है, ये लिबरलिज्म नहीं है। ये भी हमारा सोशलिज्म है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना। बट इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन की बात करेंगे तो यहां पर जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आता है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया हमारा, सेकंड स्टेटमेंट हो गया हमारा वी कैन से सोशलिस्टिक, ठीक है। तो लिबरलिस्टिक अलग होता है, सोशलिस्टिक अलग होता है, और वी कैन से लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। चलो, आज का आखिरी क्वेश्चन है स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज सुपरवाइज्ड बाय द रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन होते हैं मेंबर ऑफ द सोसाइटी का, वो रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो डिसाइड करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। सोसाइटी इज मैंडेटेड टू हैव एटलीस्ट 2 वुमेन ऑन बोर्ड ऑफ द सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल वाइंड अप द क्लास।
फिर से एक्सप्लेन करूं, देखो 3 प्रकार के प्रिंसिपल होते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल, गांधीयन और सोशलिस्टिक। इसमें से पूछा है कि कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना, ये लिबरल प्रिंसिपल नहीं आता, ये या तो आप गांधीयन में डाल दो या फिर आप इसे सोशलिज्म में डाल दो, फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से अलग होना पब्लिक सर्विसेज में स्टेट के अंदर, तो ये जो है ये लिबरल नहीं हुआ, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हुआ। थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से सुलझाना, ये एक लिबरल प्रिंसिपल हुआ। अब लिबरल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रिंसिपल जिसमें हमारी सोच जो है वो हर तरीके से ब्रॉड होती है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करनी, इट इज ए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ये स्टेट का फर्ज है बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना, और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में स्टेट का फर्ज होता है शिक्षा को प्रोवाइड करना। एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से पब्लिक सर्विसेज में अलग होना, तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। बट इंटरनेशनल डिस्प्यूट को एक आर्बिट्रेशन यानी कि मीडिएटर या फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ सेटलमेंट, उन सब से सुलझाना, तो ये क्या हो गया, एक लिबरल प्रिंसिपल हो गया। ओके, तो यहां से इसलिए आंसर क्या आएगा, 3 ओनली विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए ये स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी अगली क्लास में करते हैं।